आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाजरीन, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हालात अब पहले के मुकाबले में पुरअमन है, लेकिन लोगों में अभी भी डर और खौफ बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट में इन्हिदामी कार्रवाई पर समाअत हुई, जिस पर कोर्ट ने 2 हफ्तों की रोक लगा दी है। इस बीच जहांगीरपुरी मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। अपोजिशन एमसीडी और खासकर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहा है। जहांगीरपुरी में इन्हिदामी कार्रवाई में कई मकानों और दुकानों समेत एक मस्जिद पर चलाया गया बुलडोजर सुर्खियों में है। इसके अलावा जहांगीरपुरी के पूरे हंगामे और इसके बाद की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जिस तरह से यह कार्रवाई की गई और कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी इन्हिदामी कार्रवाई चलाई गई, ऐसे में सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और अपोजिशन बार बार यही कह रहा है कि यह हंगामा सिर्फ और सिर्फ एमसीडी इंतखाबात को देखते हुए किया गया है। यह इस हंगामे को एक तरह से तूल दिया जा रहा है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जहांगीरपुरी पर जो सवाल उठ रहे हैं ये कितने जायज हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ डिबेट पे इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान एडवोकेट शाहिद अली साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है और इसके अलावा सदर हैं यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के। आपसे हम कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट शाहिद अली साहब और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले एडवोकेट शाहिद अली साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप उसी दिल्ली से आते हैं जहां पर जहांगीरपुरी है और तमाम चीजें आपके सामने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क है, जो समाअत हुई, वो भी तमाम चीजें आपके सामने हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? जहांगीरपुरी के इस मामले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से अपोजिशन इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। शाहिद साहब, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सवाल उठना जायज है। 80% दिल्ली तकरीबन अनऑथराइज्ड है। 80% दिल्ली और 1700 कॉलोनियां 1700 अनऑथराइज्ड है दिल्ली में अंदर। 2015 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत यह कहा कि 2015 तक जितना भी कंस्ट्रक्शन हो गया है वो सब प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कोई डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। ये एक कानूनी पहलू है। इसके अलावा हम दूसरी चीज में आ जाते हैं। 16 तारीख को वहां पर हुड़दंगी भीड़ ने हमला किया। जो इल्जामात हैं उसके मुताबिक वहां पर झंडा लगाने की कोशिश की और झंडा अंदर पड़े हुए हमने खुद देखा, अपनी आंखों से विजुअल्स दिखाए टेलीविजन ने, पत्थर पड़े हुए वहां पर देखे। फिर यहां पर अचानक ही 18 तारीख को आदेश गुप्ता, जो बीजेपी के दिल्ली के सदर हैं, उन्होंने आदेश दिया एमसीडी को कि साहब इनको यहां पर आप तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करिए। और तुरंत फुरत करके 19 तारीख को उन्होंने फौरन दस्ते बुला लिए, बुलडोजर बुला लिए, बिना किसी भी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए हुए। और 20 तारीख को वहां पर उन्होंने ये वाली कार्रवाई, डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी। सोचिए, जो लोग अपना आशियाना बनाने में, अपना घर बनाने में जिंदगी लगा देते हैं, इन लोगों ने एक दिन का भी उसके अंदर वक्त नहीं लिया और जाके उसको तोड़फोड़ वहां पर करनी शुरू कर दी। और पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फौरन एप्लीकेशन लगी, फौरन उस पर संज्ञान लिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया। स्टे के बावजूद भी आप इनकी हिमाकत देखिए कि उन्होंने स्टे के बावजूद भी 1.5 घंटे तक स्टे को नहीं माना और 1.5 घंटे तक वो अपनी डेमोलिशन की कार्रवाई में लगे रहे। दरअसल उनकी जो खुंदक थी, उनकी जो नफरत थी, वो उस मस्जिद से थी। उस मस्जिद के उस बाहरी हिस्से को उन्होंने जब तक तोड़ लिया और दिखाने के लिए उन्होंने कुछ और भी कार्रवाई की। लेकिन कार्रवाई चाहे हिंदू के मकान पर हुई, मुसलमान के मकान पर हुई, कार्रवाई गरीब के मकान पर हुई और जो निहायत गैर कानूनी थी। और ये गैर कानूनी कार्रवाई थी, अब ये बात साबित हो चुकी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुबह फौरन स्टे दिया। और उसके बाद यही बात नहीं रुक जाती है। जब इन लोगों ने इस कानूनी कार्रवाई, इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के को नहीं माना, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उसको मेंशन किया गया तकरीबन 12:30 बजे। दुष्यंत दवे साहब ने मेंशन किया। उनके अल्फाज में बता रहा हूं कि कितने दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही है। तो आप ये देखिए, नफरत की इंतहा कहां तक है कि सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशरी, जो एक अहम स्तंभ है
हिंदुस्तान को 3 स्तंभ चलाते हैं, जिसको जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, और जुडिशरी की वजह से ही लोग हिंदुस्तान में एक साथ हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान हमारा एक है और एक ही रहेगा, जुडिशरी की वजह से इसका बहुत बड़ा रोल है। आज जब किसी आदमी के खिलाफ कोई भी गैर कानूनी चीज होती है, कोई भी जुल्म होता है, तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। अब आप कोर्ट की बात कोई नहीं मानेंगे तो फिर कहां पर वो जाएगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसको ऑर्डर किया, और दोबारा ऑर्डर करने के बाद में अपने सेक्रेटरी, बिल्कुल, यानी सवाल अब कानून की बालादस्ती पर भी है और लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान अतहर जैदी साहब, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। अतहर जैदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुमा आचार्य जी, राहुल गांधी जी ने बहुत सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ये दरअसल घरों और दुकानों पर नहीं, ये मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और यहां के संविधान पर ये बुलडोजर चल रहे हैं। बहुत सही ही तो कहा है अबू जी। देखिए ना, बीजेपी के लिए संविधान एक कागज के पुर्जे के बराबर है। जब मर्जी होती है उसका उस रेलेवेंस के हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं, और जब मर्जी होती है वो अपनी चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आ गया था, इकबाल सिंह जी जो मेयर थे उनके पास पहुंच गए थे, रिपोर्टर्स ने कहा था, और उन्होंने कहा था मैं अपने कमिश्नर को कह रहा हूं, उसके बावजूद भी वो इतने समय तक बुलडोजर चलता ही रहा। और जो लोगों के ऊपर चलाया गया है वो गरीब लोग हैं, वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हो जो अपनी पहुंच ले जा सके। ऐसे आज ही मैं कहीं पर पढ़ रही थी, किसी ने इस बारे में ट्वीट किया था कि जो एंटालिया है मुकेश अंबानी की बिल्डिंग, वो भी ऐसे लैंड पर बनी है जो गरीबों के लिए रिजर्व था, और वहां पे बनी है वो बिल्डिंग। तो क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? ये हमेशा गरीबों के साथ बीजेपी ऐसा करती है। और एक खास बात आपको बोलना चाहूंगी कि अभी एक बहुत अच्छी सीरीज आई है और उसको मैं देख रही थी, तानाशाहों के ऊपर है। और उसमें पहली चीज ये है कि तानाशाह जो होते हैं वो एक तरह का डर पैदा करते हैं। सांप्रदायिक तो करते ही हैं, वो तो एक अलग चीज हो गई, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को करते हैं, लेकिन पहले वो पावर लेते हैं, उसके बाद अपने एनिमी को क्रश करते हैं, कुछ लोगों को देशद्रोही साबित करते हैं, और पूरी जनता में ये समुदाय विशेष के प्रति नहीं होगा, ये पूरी जनता में अपने बारे में एक फियर फैक्टर लेकर आते हैं। और वो फियर फैक्टर कल था, उसमें समुदाय विशेष के ऊपर तो ऐसा अनुमा आचार्य जी, जब सरकार इतना सब कुछ कर रही है, जो चीजें आप बता रही हैं, फिर अपोजिशन खामोश क्यों है? कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस को तो सड़कों पर होना चाहिए। राहुल गांधी को अब ड्राइंग रूम से निकलना होगा, कांग्रेस के लीडरों को और अपोजिशन लीडरों को सड़कों पर उतरना होगा। यानी हालात जिस तरह से आप बता रही हैं, ऐसे में हालात तो बहुत नाजुक हैं। अबू साहब, बहुत नाजुक हालात हैं, लेकिन आप एक बात समझिए, ये बीजेपी इलेक्शन वाली एक पिच बिछाती है, और उस पिच पे अगर कांग्रेस कूद जाएगी तो वो फिर हर बार उसी तरह से लोगों के बीच में जो बात जाती है। तो आप ये समझिए कि अब हमको ये बातें समझ में आने लगी है। पहले तो हम सोचते थे ये नॉर्मल हो रहा है, पर अगर ये सब कुछ एक भयंकर प्रोपेगेंडा के तहत है, और इसमें लगातार एक के बाद एक, महीना दर महीना और इलेक्शन दर इलेक्शन अलग अलग इसके नैरेटिव्स बंधे हुए हैं, तो हम उस नैरेटिव पर ना खेल के हम लोगों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। कोर्ट में आपने देखा कपिल सिब्बल जी थे, तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के और भी लोग हैं जो कोर्ट के जरिए ये काम कर रहे हैं। तो जहां पर बीजेपी ने एक बिसात बिछाई है, हम उस पर नहीं खेलेंगे, लेकिन लोगों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रहेगी। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी जी, बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अतहर जैदी जी आपके पास आना चाहूंगा। अतहर जैदी जी, लगातार अपोजिशन आम आदमी पार्टी भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाती रही, तनकीद कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो बुलडोजर है वो तमाम चीजों से ऊपर है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन में और गुजरात में, और अब आप देख लीजिए कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर चलता जा रहा है, इसे रोका कैसे जाएगा इस बुलडोजर को? देखिए अबू जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का जो बुलडोजर है वो सबसे ऊपर है। इस देश का संविधान सबसे ऊपर है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट इंटरवीन किया और उस बुलडोजर को रोकने का काम किया। हालांकि आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी बहुत देर तक वो कार्रवाई वहां पे चलती रही। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि ये इंक्रोचमेंट था, उसको हम हटा रहे थे, इंक्रोचमेंट था। मैं मानता हूँ दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह इंक्रोचमेंट है, दिल्ली में आप जाएंगे आपको जगह जगह इंक्रोचमेंट मिल जाएगा,
लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर बीजेपी एमसीडी में बैठी हुई है और इंक्रोचमेंट को हटाने का काम किसका है? एमसीडी का है। तो ये इंक्रोचमेंट जो उनकी नाक के तले पिछले 15 साल में दिल्ली में बढ़ता रहा, उसमें उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है वो मिला हुआ था और वो वहां पे इंक्रोचमेंट करा रहा था। ये बात सिर्फ जहांगीरपुरी की नहीं है, पूरी दिल्ली की है। आप दिल्ली में कहीं भी जाएंगे आपको इंक्रोचमेंट मिल जाएगा और कानून होता है, एमसीडी एक्ट है, उसके तहत आप कार्रवाई करेंगे। आप अगर कोई भी इंक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं तो उस इंक्रोचमेंट को हटाने से पहले आपको एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। आपको जाके वहां पे बताना पड़ेगा कि भाई आपने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा, तो नोटिस देंगे। और आप देखिए इसमें सबसे बड़ी हंसी की बात यह है, आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा, बहुत सारे चैनलों ने कवर किया कि एक डीडीए का अलॉटमेंट था वहां दुकान का, उसे भी तोड़ दिया। वो अपने कागज दिखाता रहा, उसके कागज नहीं देखे गए। तो इनको यही नहीं पता था कि वो एमसीडी का इंक्रोचमेंट हटाना है या डीडीए का हटाना है। और दूसरी चीज ये देखिए कि अब वो लोग कोर्ट जा रहे हैं, वो कोर्ट जाके कंपनसेशन अपना मांगेंगे। तो ये देखिए कि किस तरह से ये लोग जो हैं ये कानून को नहीं मान रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, ये जो इनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। बुलडोजर लेके वहां पे चला दिया। मैं कह रहा हूँ चलाइए, पूरी दिल्ली में आप जहां जहां इंक्रोचमेंट है चलाइए, लेकिन इंक्रोचमेंट एक जगह से मत हटाइए, पूरी दिल्ली से इंक्रोचमेंट आप हटाइए। यासिर जिलानी जी, पूरा अपोजिशन यही कह रहा है कि कानून एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। कानून की बालादस्ती अब नहीं रह गई है, जहां बीजेपी चाहती है वहां बुलडोजर चला देती है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी, आज मायावती ने भी यही बयान दिया है। तो पूरा अपोजिशन यही कह रहा है कि अब कानून के माने कुछ नहीं रह गए हैं। देखिए अबू हेरा जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि विपक्ष पूरा हताश है, निराश है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो किस मुद्दे पे आगे बढ़े और किस मुद्दे पे वो कुछ बोले, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो एक मुद्दे पे आगे बढ़ता है फिर वो फंस जाता है। उसको अभी हमारी जो मोहतरमा प्रवक्ता हैं वो कुछ फिक्शन, कुछ कहानियों के बारे, तानाशाह के बारे में कुछ कह रही है। आ रहा हूं जी। अब कांग्रेस से बड़ा तानाशाह इस हिंदुस्तान में कौन हो सकता है? किसने 75 में इमरजेंसी आपके सामने थोपा था? लोग निकल नहीं सकते थे अपने घरों से, अपने लोगों से बात नहीं कर सकते थे, सालों जेल में रहे। तो तानाशाह रवैया, तानाशाह स्टाइल, ये तो कांग्रेस की भारत को देन है। कांग्रेस ने सिखाया है कि किस तरीके से गरीब, मजदूर और बिल्कुल जो बेसहारा लोग हैं उनको कुचल के आगे बढ़ने तो का उसी जो पूरा का पूरा बीजेपी भी चलेगी। प्रोसीजर होता है, वो कांग्रेस ने देश को बताया है। बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी का एक मात्र मूल मंत्र जो है वो सबका साथ, विकास और विश्वास है। लाल किले के प्राचीर पे जब वजीर आजम बोलते हैं कि प्रयास, तो सब 135 करोड़ लोग उसमें जुट जाते हैं और प्रयास किया जाता है। अब आते हैं जहांगीरपुरी में और जिन जिन इलाकों में आप बुलडोजर चल रहा है उस पर चर्चा कर ले। आप अगर ये बताइए कि आप किसी भी जगह को खराब करेंगे, मैं तो इंक्रोचमेंट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने इलीगल तरीके से, अगर आप एक शहर में और जो शहर के नागरिक हैं उनका जो हक है, उनका जो हुकूक है, उस पर आप कब्जा करेंगे। सीमित संसाधन है दिल्ली के लोगों के लिए या भारत में जो लोग रह रहे हैं। हम किन की बात कर रहे हैं, किन के लिए चर्चा कर रहे हैं? हम रोहिंग्या के लिए चर्चा कर रहे हैं, बांग्लादेशियों के लिए चर्चा कर रहे हैं। किसने बसाया? कौन आखिर इतने लंबे समय से उनको जो बात यहाँ पर अभी अतहर जैदी जी कह रहे थे कि ये कब्जा 15 साल से बीजेपी को क्यों नहीं दिखा? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो अचानक ये कब्जा बीजेपी को अब क्यों दिखने लगा? जी, अब मुझे हैरानी देखिए क्या है कि मतलब जो हनुमान जी आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया केजरीवाल जी हैं, वो कंफ्यूज आदमी, कंफ्यूजन वाली सरकार 7 साल से चला रहे हैं। उनको इंटरेस्ट अभी इसलिए भी दिल्ली में नहीं है क्योंकि उनका एक नया गढ़ पंजाब बन गया है। पंजाब में उनके पास पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स से वो तमाम समाज के अलग अलग लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। तो उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि ये जो जहां पे कोई तार्किक बात नहीं करता है, कोई एविडेंस के साथ बात नहीं करता है, इन जगहों पे जहां पे बुलडोजर चला है, एक बार नहीं 3 बार नोटिस भेजे गए हैं, 3 बार। और फिर एक अभी मुझे हमारे को पैनलिस्ट ने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई डीडीए से अलॉट था।
अरे आपको कम से कम देखना तो चाहिए। हमारे जो मीडिया के पत्रकार हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां पे लोगों की बातों को सामने रखते हैं, उन्होंने एक बार नहीं उस पर्टिकुलर इंसान से 50 बार पूछा कि पेपर दिखाइए, आपके पास अगर कोई एविडेंस के साथ पेपर है, कोई अलॉटमेंट लेटर है तो आप दिखाइए। वो नहीं दिखा पाए थे। तो सुनी सुनाई बातें व्हाट्सएप। अनुमा आचार्य जी कुछ जवाब देना चाह रही हैं जी। अनुमा जी, नेशनल टीवी के डिबेट पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते जी। अनुमा जी, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता की खुद की स्वीकारोक्तियां और एडमिशंस आज मैं आपको बता देती हूं दोबारा से। उन्होंने कहा कि हाँ ये साजिश है। दूसरे उन्होंने कहा कि इमरजेंसी कांग्रेस ने करी थी जो सिर्फ 1.5 साल थी, इनकी 8 साल से चली आ रही है, उसकी बात की। फिर इन्होंने कहा हमने कांग्रेस से सीखा है। हाँ बिल्कुल सीखा है, क्योंकि 177 MP MLA आप खरीद कर ले गए हैं और आपने उनको पैसे दे के लालच दिया है। मैंने वही किया, मैंने कांग्रेस से सीखा। कांग्रेस ऐसा संगठन नहीं जिससे कुछ सीखा जाए। आपने कहा है, और सुन तो लीजिए, अरे बात तो पूरी नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं अपनी बात को मेरे जबान से मत बोलने दीजिए। आप कांग्रेसियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अगर उनको लगता है कि वो पिछड़ रहे हैं तो वो दूसरों के कंधे की राजनीति करते हैं। आप हिंदुस्तान में मुसलमानों के कंधे की राजनीति करते करते थक गए, तो आप भाजपा के प्रवक्ता के कंधे का इस्तेमाल मत करिए। भाजपा के प्रवक्ता के कंधे का इस्तेमाल मत करिए। कांग्रेस अगर हर जगह फेल हो रही है, मेरा दोष नहीं है। दीजिए क्या कर रहे हैं। मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर चर्चा करूंगा। मेरी दिल्ली है, मेरा भारत है। मेरी दिल्ली और मेरे भारत में मेरे लोगों का हक होना चाहिए। उनके सीमित संसाधनों पे अगर किसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी आएंगे, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। इनको इफ्तार नहीं कराइए। हाँ, मैं बार आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी दिल्ली मेरे भारत में मेरे लोगों के अगर हक पे, मेरे लोगों के सीमित संसाधन पे कोई बाहर का आदमी आके हक जमाएगा, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। आप काबिज नहीं हो सकते भारत पर। भारत हमारा मेरे का मतलब होता है ना, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं मेरा बोलूंगा। हमारा मेरे को आप हमारा समझिए। बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए। अब बातों पर जो बीजेपी का लाक्षणिक गुण है, बातों पर पकड़ना, उस पर मत जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, आपने बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहा था, और अगर ये है तो अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं और कैसे पूरे देश के 10 राज्यों में दंगे हो रहे हैं। सीधी बात है। आप बिल्कुल कह रहे थे, आप गलत नहीं। आप अजय माकन ने जहांगीरपुरी में जाके भड़काने का काम किया है। अजय माकन ने जहांगीरपुरी में जाके देखिए दोनों लोगों को मैंने टाइम दे दिया। ठीक है अनुमा जी, बात हो गई। यासिर जिलानी जी, बात हो गई। ठीक है, नहीं देखिए मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया है, बराबर टाइम मैंने दोनों लोगों को दिया है। बात हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मैं अनुमा आचार्य जी, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मैं एडवोकेट शाहिद अली साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब यह पूरा मामला पहुंच चुका है। 2 हफ्तों की रोक लगा दी गई है। कानूनी पहलू की अगर हम बात करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई पहले से ऐलान नहीं किया गया, कुछ बताया नहीं गया और अचानक ये कार्रवाई की गई। आपको क्या लगता है कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? सबसे पहले तो मैं एक बात इससे पहले ये कहना चाहूंगा, अभी जो हमारे यासिर जिलानी साहब कह रहे थे रोहिंग्या और पता नहीं एक नाम और लिया था उन्होंने, तो ये जितने आशियाने वहां पर उजड़े हैं, ये सब रोहिंग्या के लोग हैं या भारतीय लोग हैं, ये बताएं जरा। जो बच्चे वहां पर तड़प रहे थे, जिन लोगों के आशियाने उजड़ गए, वो बच्चा बेचारा वहां से कॉइन उठा रहा है, ठीक है, रोजे की हालत में लोगों की ये इतनी बुरी हालत कर दी इस भारतीय जनता पार्टी ने। और अब तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं रह गई कि इलीगल था। बताइए, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिन में 2 बार ऑर्डर किए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, उसके बावजूद भी ये कहां से वो वैसे वाले विक्टिम मत खेलिए, विक्टिम प्ले कार्ड मत खेलिए शाही साहब। ये रोजे का हवाला देके अपराध को मत बढ़ाइए, नमाज का हवाला देके अपराध को मत बढ़ाइए। मैं भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ और मैं हक की बात करता हूँ, मैं भी रोजे रखता हूँ, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। हक की बात करिए साहब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार, कल में 2 बार स्टे किया। हक की बात करिए, ये रोजे नमाज का नाम लेके विक्टिम मत बनिए। आप अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, तर्क पे बात रखिए। कहीं पर झगड़ा हुआ हो और झगड़ा होने के फौरन बाद बीजेपी को यह ख्याल आ गया हो
कि साहब जहां पर झगड़ा हुआ उसी मोहल्ले के में सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उसी मस्जिद के अंदर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। जिस मस्जिद में झंडे लगाने की कोशिश की वहां फेल हो गए, तो आप सबसे पहले वहां पे शाहिद साहब, सबसे पहले गुप्ता जी की दुकान पे, सबसे पहले गुप्ता जी की दुकान पे बुलडोजर चला है, तो हिंदू मुसलमान का भी मत यहाँ पे आप लाइए एंगल। सबसे पहली दुकान गुप्ता जी की भी उसका कॉल है जिसपे बुलडोजर चला है। नहीं ठीक है, देखिए हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, इंसानियत की नजर से देखा जाना चाहिए जो कुछ हुआ है। मैं अतहर जैदी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अतहर जैदी जी, आम आदमी पार्टी जो कार्रवाई हुई है, जो डिमोलेशन हुआ, इसे गलत मानती है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी उनके लिए हाथ बढ़ाएगी, उनकी मदद की जाएगी सरकार की तरफ से? अतहर जैदी जी, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और खड़ी है। आज हमारे एमएलए संजीव झा जी वहां गए, उन्होंने जाके वहां पीड़ित जो भी हैं उनसे मुलाकात की और उनसे बात की है। अच्छा, मेरा एक सवाल है यासिर जिलानी साहब से। यासिर जिलानी साहब ने कहा कि रोहिंग्या 2-3 बार इन्होंने जिक्र किया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज कोर्ट में उन्होंने जवाब में क्या कहा है? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम रोहिंग्या के ऊपर बुलडोजर चलाने गए थे या अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे? मुझे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। ये स्टेटस ये क्लियर कर दें कि कोर्ट में सरकार का जवाब क्या है कि रोहिंग्या पे बुलडोजर चला है या अतिक्रमण में। उन्होंने वहां पे ये कहा है कि हमने अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर हटाया है, इस तरह का कोई वर्ड वहां यूज नहीं हुआ है। पहले तो मैं इसको ये क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, वहां पे जब कोर्ट ने पूछा कि आप वहां क्या करने गए थे, तो उन्होंने कहा टेबल कुर्सियां जो अवैध थी उनको हटाने गए थे। तो कोर्ट ने उस पर जवाब दिया कि टेबल कुर्सियां हटाने के लिए क्या आपको बुलडोजर ले जाने की जरूरत पड़ी? और दूसरी चीज, मैं यासिर जिलानी साहब से पूछना चाहता हूं कि एक प्रधानमंत्री उदय योजना है जिसमें जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, साहब का मैं जवाब देता हूँ। नहीं ठीक है यासिर जी, जल्दी जवाब दीजिए, टाइम मेरे पास नहीं बचा है। नहीं, प्रधानमंत्री उदय योजना में जो आप अनऑथराइज कॉलोनियां जो है उनको ऑथराइज करने के लिए कह रहे थे, उसके ऊपर क्या स्टेटस है आपका? ठीक है यासिर जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के 5 मुस्लिम एमएलए आम आदमी को दिल्ली के मुसलमानों ने जीत के दिलाया था, वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे पे उनका क्या मैसेज है दिल्ली के मुसलमानों पे? या उनके मुंह में केजरीवाल ने टैप लगा दिया है? ये बताइए। नहीं, हिंदू मुसलमान ये बताइए। आपने कहा नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहाँ है वो मुसलमान विधायक क्यों जाएगा? मैं मुस्लिम 5 विधायकों की बात कर रहा हूँ, मैं आम जन की बात नहीं कर रहा हूँ। दुकान टूटी है, विधायक क्या कर रहे हैं जिसमें एक मंत्री है, हिंदू की दुकान पे भी चला है, वहाँ मुसलमान की जिसमें एक मंत्री है। ये हिंदू मुसलमान करिए। आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस मुसलमान विधायकों से आपका मैं हिंदू। चलिए ठीक है, देखिए अब ये पूरा मामला, इस पर लगातार सियासत हो रही है। जहांगीरपुरी के इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस पूरे मामले पर फुल स्टॉप लगेगा? सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्तों के बाद इस पर क्या कुछ फैसला आता है, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है और जो लोग कसूरवार नहीं थे और उनका नुकसान हुआ है, अब इस पर सोचना होगा कि उनकी भरपाई किस तरह से की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अतहर जैदी साहब, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी और एडवोकेट शाहिद अली जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।